के बैरल के ढेर के पीछे एक छिपी हुई जगह में दो आकृतियां छिपी हुई थीं। एक टूटे हुए हाथ वाला क्रू मेंबर रो रहा था और कप्तान की टोपी पहने एक आदमी से फुसफुसा रहा था, हमने आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया? कैप्टन के हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन इस वक्त उसने अपना सिर पकड़ लिया और डर के मारे बोला, इतना आसान नहीं है। अगर हम आत्मसमर्पण भी कर दें तो भी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स हमें जाने नहीं देंगे। मुझे पता था कि हमें उस व्यापारी जहाज को नहीं लूटना चाहिए। नाविक चिल्लाया, लानत है, मैं मरना नहीं चाहता। जैसे ही नाविक ने यह वाक्य पूरा किया, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, यदि तुम मरना नहीं चाहते तो अपने कप्तान को मार दो, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम जीवित रहोगे। जब यह आवाज आई तो नाविक और कप्तान चौंक गए। उन्होंने जल्दी से मुड़कर पीछे देखा तो पाया कि जहाज पर लड़ाई खत्म हो चुकी थी। विरोध करने वालों को मार दिया गया है और आत्मसमर्पण करने वाले सभी लोगों को पकड़ लिया गया है। व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू पहले ही जहाज पर कब्जा कर चुके हैं और उनके सामने खड़ा एक आदमी है जिसने सफेद आलीशान वर्दी पहनी है, बछड़े तक लंबी पैंट और कमर पर काली बेल्ट पहनी है और उसके बाल भूरे हैं। हे कैप्टन थैच, मुझे जाने दो। कैप्टन तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और विनती करने लगा। थैच ने कंघी निकाली और इत्मीनान से अपने भूरे पोम्पाडोर बालों को ब्रश करते हुए सहजता से कहा, तुम स्कार ग्रुप के कप्तान हो, स्कर। मैंने ऐसे हिंसक नामों वाले 1 दर्जन से ज्यादा समुद्री डाकू गिरोहों के बारे में सुना है, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही इतना साहसी था। तुम्हें पता था कि व्यापारी जहाज व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं के कब्जे में है, और फिर भी तुमने उसे लूटने की हिम्मत की, और तुमने जहाज पर सवार सभी लोगों को मार डाला। क्या तुम्हें लगता था कि हम पता नहीं लगा पाएंगे कि यह किसने किया? कप्तान का मुंह हिल रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर उसने अपना सिर डेक पर बार बार पटका। वह तब भी नहीं रुका जब उसके माथे पर चोट लग गई और खून बहने लगा। चूंकि तुमने व्हाइटबर्ड पायरेट्स के खिलाफ जाने की हिम्मत की है, इसलिए तुम्हें इसके परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। थैच ने अपनी कंघी हटा दी और टूटे हुए हाथ वाले नाविक की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले जो कहा था वह सच है। थैच का वादा सुनकर कप्तान के पीछे खड़े नाविक के चेहरे पर अचानक भाव बदल गए और वह असाधारण रूप से उग्र हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी बची हुई भुजा से तलवार उठाई और कप्तान की छाती पर पीछे से वार कर दिया। तुम कमीने! कप्तान की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी आखिरी ताकत से धीरे धीरे मुड़कर क्रू मेंबर की तरफ देखा। अपने आदमी के विश्वासघात से उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बस इतना कहा, तुम्हें लगता है तुम बच पाओगे? यह कहते ही कप्तान जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। नाविक जोर जोर से सांस ले रहा था, उसकी आंखें खून से सनी हुई थीं और उसका चेहरा क्रूर था। उसे अपने कप्तान की कोई परवाह नहीं थी। अब वह बस यही सोच रहा था कि कैसे जिंदा बचेगा। यह दृश्य देखकर थैच अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका और अपने पीछे इकट्ठे हुए चालक दल के सदस्यों से कहा, जहाज खाली करो। हाँ कैप्टन थैच। व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू खिलखिलाकर हंसे और उन्हें मारना शुरू कर दिया। इस बार सिर्फ चौथी डिवीजन को ही भेजा गया। तथाकथित स्कार पायरेट ग्रुप ने व्हाइटबर्ड पायरेट्स के बैनर तले एक व्यापारी जहाज पर दुस्साहस से हमला किया और उस पर सवार हर एक जीव को मार डाला। जब यह खबर व्हाइटबर्ड पायरेट्स तक पहुंची तो बूढ़ा आदमी आगबबूला हो गया। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को इतने गंभीर उकसावे का सामना करने में कितना समय लग गया है। ओयाजी के आदेश पर थैच की चौथी डिवीजन बाहर गई और स्कार समुद्री डाकुओं का शिकार किया। हालांकि उन्होंने इस समूह का सफाया करने में ज्यादा मेहनत नहीं की। थैच के नेतृत्व में
चौथी डिवीजन ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। हद पार करने के बाद, खासकर जब आप समुद्री डाकू हों, तो हर किसी को बदला लेना ही पड़ता है, भले ही आपके पास ज़रूरी ताकत या शोहरत न हो। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है अच्छी नज़र। स्कार पायरेट्स ने व्हाइट बर्ड पायरेट्स को बिना सोचे समझे उकसाया, इसलिए उनके अंजाम की कल्पना करना आसान है। उनके जहाज पर मौजूद सारा सामान लूट लिया गया, जिसमें 2 गोदामों में रखी सारी चीजें भी शामिल थीं। थैच उस समय जहाज के किनारे बैठा अपने बालों में कंघी कर रहा था। तभी एक क्रू मेंबर हांफता हुआ दौड़ा और बोला, कैप्टन थैच, मेरे साथ आइए, हमें स्टोर रूम में कुछ ऐसा मिला है जो आपको जरूर देखना चाहिए। ओह! थैच ने अपनी भौहें उठाईं और पास खड़े एक नाविक से कहा, इस आदमी पर नजर रखना। फिर वह उस आदमी के पीछे पीछे केबिन में चला गया जो उसे ढूंढता हुआ आया था। टूटे हुए हाथ वाला वह समुद्री डाकू, जिसने अपने कप्तान की हत्या कर दी थी, अपनी एक मांसपेशी भी हिलाने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब सफेद दाढ़ी वाले समुद्री डाकू उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बाघ अपने शिकार को देख रहा हो। थैच अपने साथी के पीछे नीचे गया, तब उसे समझ आया कि उसने ऐसा क्यों कहा था कि उन्हें कुछ अच्छा मिला है। टूटे हुए बक्सों के अलावा एक बैंगनी रंग का डेविल फ्रूट जमीन पर पड़ा था, जो बहुत ही प्रमुख दिख रहा था। हाँ, थैच ने जब यह शैतानी फल देखा तो जोर से हंसा और उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। ध्यान से देखने के बाद उसने कहा, ये स्कार पायरेट्स का समूह इतना भी तुच्छ नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी अद्भुत चीज छिपाएंगे। इस शैतानी फल के साथ थैच डेक पर वापस आया और टूटे हाथ वाले नाविक से पूछा, यह तुम्हें कहाँ से मिला? नाविक ने थैच के हाथ में रखे शैतानी फल को अनजान भाव से देखा और अपना सिर हिलाया, मुझे कुछ पता नहीं। दरअसल उसे सचमुच नहीं पता था कि यह शैतानी फल कैसे प्रकट हुआ, इसका क्या हुआ या यह कहाँ से आया, यह एक रहस्य था। दरअसल इस समूह में किसी ने भी इसे पहले नहीं देखा था, मानो यह अचानक कहीं से प्रकट हो गया हो। कुछ अन्य प्रश्न पूछने के बाद थैच को कुछ भी उपयोगी नहीं मिला, इसलिए वह आगे बढ़ गया और ज्यादा परवाह नहीं की। हालांकि चौथे डिवीजन के सदस्य थैच के लिए सच्चे दिल से खुश थे। हालांकि उनका कैप्टन पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, वह शैतान फल का इस्तेमाल करने वाला नहीं था। अब इस मिशन की वजह से उसे अप्रत्याशित रूप से एक शैतान फल मिल गया है, जिसका मतलब है कि चौथे डिवीजन की ताकत जरूर बढ़ेगी। सभी क्रू मेंबर्स जानते हैं कि व्हाइट बर्ड्स जहाज पर एक सामान्य नियम है कि जिस किसी कमांडर को भी शैतानी फल मिल जाए वह उसे खा सकता है, जब तक कि उसे पाने वाला व्यक्ति मूल रूप से शैतानी फल का सेवन करने वाला न हो, तब तक उसे उस बूढ़े व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा। खबर लेकर आया समुद्री डाकू उत्साह से बोला, कैप्टन थैच, मुझे नहीं पता कि यह किस तरह का शैतानी फल है, लेकिन अगर यह लोगिया है, बिल्कुल कैप्टन आरव के फल जैसा, तो आप बहुत शक्तिशाली होंगे। जब उसने ऐस का नाम सुना तो थैच मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि यान के विश्वासघात के कारण जब टीच की नींद खुली तो आरव को बूढ़े ने डांटा था, फिर भी वह व्हाइट बर्ड का बेटा होने के योग्य था, जो उसके सबसे प्रिय लोगों में से एक था। हाल के महीनों में आरव ने व्हाइट बर्ड पायरेट ग्रुप में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उसके उद्धार के बाद ओयाजी ने थैच और अन्य कमांडरों से उनकी राय पूछी और आरव को द्वितीय श्रेणी का कप्तान बना दिया। वास्तव में थैच अपने दिल में जानता था कि अगर ईशान व्हाइट बर्ड पायरेट्स में शामिल होने के लिए तैयार था तो शायद ओएजी ईशान को इस पद को भरने के लिए कहेंगे, लेकिन असहाय ईशान ने कुछ अक्षमय किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ। उन्होंने सुना है कि ईशान शिचिबुकाई बनकर नई दुनिया के एक द्वीप पर कब्जा कर चुका है।
उन्हें नहीं पता कि अब वह कैसा है। टीच की घटना को कुछ महीने हो गए हैं और शायद ओयाजी का गुस्सा अब कम हो गया है या गायब हो गया है। हो सकता है कि आरव छुट्टी लेकर चुपके से ईशान से मिलने चला जाए। ऐसा कहने के बाद टीच वास्तव में ठीक था। हालांकि ईशान के साथ हुए मुकाबले में वह लगभग मर ही गया था, फिर भी अप्रत्याशित रूप से उसे आरव से कोई शिकायत नहीं थी। वह अपने मूल स्वभाव में लौट आया, सबके साथ बातें करता और हंसता रहा, यहाँ तक कि आरव से भी। जब ओयाजी ने आरव को दूसरे डिवीजन का कप्तान चुना तो उसने इस फैसले का समर्थन करने की पहल भी की और कमांडर बनने की मांग नहीं की। किसी को नहीं पता था कि उस समय ईशान क्या सोच रहा था और उसने टीच के साथ ऐसा क्यों किया। यह सोचते हुए थैच ने अपना सिर हिलाया, शैतान फल को पकड़े हुए अस्थायी रूप से इस विचार को एक तरफ रख दिया और अपने चालक दल को तैयार होने और वापस जाने का आदेश दिया। चौथे डिवीजन के सभी सदस्यों के जहाज पर चढ़ने के बाद किसी ने उत्सुकता से थैच से पूछा, कैप्टन, उस टूटे हुए हाथ वाले आदमी का क्या आप उसे सचमुच जाने दे रहे हैं? उत्तर, मैं इस आदमी के बारे में तो भूल ही गया था। XD। थैच ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं उसे नहीं मारूंगा। लेकिन अगर मैं उसे जिंदा भी छोड़ दूं, तो उनके जहाज का पतवार टूट चुका होगा और जहाज पर मौजूद सब कुछ, खाने पीने का सामान भी, सब कुछ छीन लिया गया होगा। तो मैं देखना चाहता हूं कि वह इस हालत में कैसे जिंदा रह पाता है। चौथे डिवीजन के समुद्री डाकू थैच की बात समझे बिना नहीं रह सके और फिर बुदबुदाए, अच्छा, अगर वह आदमी भूख से नहीं मरा तो मुझे यकीन है कि वह कुछ ही देर में पागल हो जाएगा। अगर वह थोड़ा और सख्त होता और आखिर तक डटा रहता तो शायद मैं उसे बचाने पर विचार करता। थैच ने कहा, लेकिन जिस पल उसने बिना जरा सी भी हिचकिचाहट के अपने कप्तान को चाकू मारा, उसका भाग्य तो तय हो ही गया था। जो अपने साथियों और अपने कप्तान के साथ विश्वासघात करते हैं, उनका अंत हमेशा ऐसा ही क्रूर होता है। यही व्हाइटबर्ड पायरेट्स का नियम है। सबने उनकी बात सुनी और सिर हिलाया, इसलिए उन्होंने बात करना बंद कर दिया और व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकुओं के निवास की ओर वापस चल पड़े। असीम समुद्र पर एक जर्जर समुद्री डाकू जहाज सतह पर तैर रहा था, जिसका मस्तूल टूटा हुआ था और एक नाविक रो रहा था। चौथा डिवीजन वापस आ गया है। कैप्टन थैच वापस आ गए हैं। बंदरगाह में जहां व्हाइट बियर्ड समुद्री डाकू तैनात थे, प्रमुख जहाज मोबी डिक पर एक तेज आवाज चिल्ला रही थी और पूरा जहाज उबल रहा था। चौथा डिवीजन सफलतापूर्वक अपना कार्य पूरा करके वापस लौट आया और जो लोग मोबी डिक पर रुके थे वे स्वाभाविक रूप से उनका स्वागत करने आए। दरअसल स्कार पायरेट्स जैसे बेकार समूह का सफाया करना ज्यादा ध्यान या मेहनत का काम नहीं है। व्हाइटबर्ड पायरेट्स की ताकत से कोई भी कमांडर उन्हें आसानी से हरा सकता है। हालांकि इस बार थैच के आने से जो हलचल मची, उसकी वजह यह थी कि उसके लौटने से पहले ही सभी को पता चल गया था कि थैच ने दुश्मन के जहाज से एक शैतानी फल हासिल कर लिया है। व्हाइटबियर्ड पायरेट्स में अभी भी कई लोग शैतानी फल की शक्ति रखते हैं और इस समूह में कई तरह की क्षमताएं थीं। किसी कमांडर के लिए शैतानी फल प्राप्त करना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन इसका रोमांचक पहलू यह पता लगाना है कि थैच को किस तरह का शैतानी फल मिला था ताकि जब वह वापस आए तो कम से कम उसका रूप देखने के लिए कई लोग इकट्ठा हो जाएं। जब थैच मोबी डिक पर कूदा तो उसके साथ एक हीरो जैसा व्यवहार किया गया और उसके साथियों ने उसका उत्साहवर्धन किया। थैच दिखावटी इंसान नहीं है। इस स्वागत का सामना करते हुए उसने अजीब तरह से हाथ हिलाया। आज अधिकांश कमांडर फ्लैगशिप पर थे, आरव भी वहां था।
वह अपने हाथ में एक बड़ी मांस की हड्डी पकड़े हुए था, उसे खुशी से खा रहा था। जब उसने थैच को देखा तो वह चला गया, उसके गले में हाथ डाला और पूछा, थैच, क्या तुमने वह शैतान फल खा लिया है जो तुम्हें मिला था? अभी नहीं। मैंने अभी तय नहीं किया है कि इसे खाऊं या नहीं, थैच ने जवाब दिया। ओह, तो इसे निकालो और सबको दिखाओ। फ्लावर स्वॉर्ड विस्टा ने अपनी दाढ़ी टेढ़ी करके मुस्कुराते हुए कहा, चलो इसे देखते हैं। अगर हम पहचान गए कि यह कौन सा फल है तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, यह सही है। अन्य कमांडर भी उससे सहमत थे। भीड़ के बीच टीच, हालांकि वह मेज पर खाना खा रहा था, वह थैच को देखता रहा। वह इस मामले के बारे में बहुत उत्सुक था और वह नहीं जानता था कि शैतान फल थैच को क्या मिला। और व्हाइट बियर्ड भी जहाज पर था, एक हाथ से शराब का बैरल पकड़े हुए, अपने बेटों को देखते हुए उसे पी रहा था। वह बहुत खुश था। इस तरह का आनंदमय वातावरण व्हाइट बर्ड को बहुत पसंद था। जनता के अनुरोध पर थैच निराश हो गया। उसे शैतान फल वाला छोटा सा डिब्बा निकालना पड़ा, उसे खोलना पड़ा और सभी को दिखाने के लिए उसे अपने हाथों में पकड़ना पड़ा। ओह, बैंगनी वाला! सबने चमकती आंखों से शैतानी फल देखा। मैंने इस रंग और आकार का शैतानी फल पहले कभी नहीं देखा। हालांकि उन्होंने कहा कि वे थैच को उसके फल की पहचान करने में मदद करना चाहते थे, वास्तव में वहां उपस्थित अधिकांश लोगों ने एक से अधिक शैतान फल नहीं देखे थे। वे बस मजाक कर रहे थे और आरव उनमें से एक था। मेरा मेरा नोमी जो मैंने खाया था वो लाल था। आरव ने सूंघते हुए चबाते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया। मैंने जो खाया वो नीला था। दूसरे व्यक्ति ने हाथ उठाया। जिन लोगों ने शैतानी फल खाया है वे उसके रंग और रूप के बारे में बात करने और उसका वर्णन करने लगे हैं। हालांकि केवल एक ही व्यक्ति था जो थैच के हाथ में रखे शैतानी फल को घूर रहा था और उसकी आंखों में एक अकथनीय क्रूरता दिख रही थी। यह व्यक्ति मार्शल डी टीच है। जब उसने थैच के हाथ में शैतानी फल देखा तो टीच के दिमाग में एक नीली बिजली कौंध गई। उसके मन में एक पागल सी आवाज गूंजी, बस बस, यही है वो फल। कितने साल, कितने सालों से मैं इस जहाज का इंतजार कर रहा था। आखिरकार ये आ ही गया। लेकिन क्यों? तुम्हें समझ में आया, मुझे नहीं। थैच, तुम कमीने। अगर मुझे यह पता होता तो मैं थैच के साथ इस मिशन पर जाता। टीच ने अपना सिर नीचे कर लिया, इस डर से कि कहीं उसकी आंखें किसी और को न दिख जाएं। अपनी उन्मत्त इच्छा को थोड़ा दबाने के बाद उसने हिम्मत करके फिर से सिर उठाया और थैच को देखा। इस समय टीच सचमुच हताश था। उसका मूल निर्णय सचमुच सही था। यह फल वास्तव में व्हाइटबर्ड पायरेट्स ने प्राप्त किया था, लेकिन इसके स्वरूप पर बहुत बड़ा दाव लगाने के बाद वह व्यक्ति नहीं था जिसके हाथ यह फल लगा था। कुछ समय के लिए टीच थोड़ा निराश हो गया, यह सोचकर कि क्या उसे जीवन भर व्हाइटबर्ड पायरेट्स में रहना चाहिए। हालांकि इस समय आरव और थैच के आसपास के अन्य लोग आधे दिन तक इसके बारे में बात करने के बाद कोई भी फल को पहचान नहीं सका, इसलिए उन्होंने ऊपरू बैठकर थैच से शैतान फल खाने के लिए कहा और देखा कि यह किस प्रकार का फल है। परिणामस्वरूप थैच इस अनुरोध से थोड़ा शर्मिंदा हुआ, इसलिए अपना सिर खुजलाते हुए उसने कहा, लेकिन मैंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि इसे खाऊं या नहीं। मैं तैरने की अपनी क्षमता नहीं खोना चाहता। उन लोगों को छोड़कर जिन्हें पता नहीं है और गलती से शैतानी फल खा लेते हैं, बहुत से लोग ऐसा फैसला लेने से हिचकिचाएंगे। खासकर इसलिए कि थैच ने शैतानी फल खाने वाले अपने परिवार के कई सदस्यों का परिवर्तन देखा है, इसलिए उसे सब कुछ साफ पता है। सबसे पहले तो ये फल बेस्वाद है और सबने कहा कि इसका स्वाद बहुत ही घिनौना है।
आरव ने ईशान को भी फ्लिम फल का स्वाद बताया जब उसने उसे धोखे से इसे खाने के लिए कहा था, तो उसने बिल्कुल यही कहा था कि बारबेक्यूड स्टूल। दूसरे शैतान फल के दुष्प्रभाव के कारण उपभोक्ता एक भूमि बत्तख बन जाएगा और वह कैरोसेकी से भी प्रभावित होगा। एक समुद्री डाकू के रूप में जो लंबे समय से समुद्र में सर्फिंग कर रहा है, तैरने की क्षमता खोना काफी संवेदनशील मामला है। आखिरी समस्या तो फल की क्षमता की है। चूंकि वे इस शैतानी फल की पहचान नहीं कर पाए, इसलिए इसे खाना जोखिम भरा होगा, क्योंकि यह रैट फल या चिकन फल हो सकता है। ऐसे उदाहरण असामान्य नहीं हैं। तो इसीलिए थैच अब हिचकिचा रहा था। थैच के ना कहते ही आरव और बाकी लोग अचानक जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े। एक पल बाद सब अनिच्छा से उठ खड़े हुए और असंतुष्ट भाव से, मानो वे सब कुछ नया देखना चाहते हों। पीछे केवल टीच ही था जो यह वाक्य सुनकर पुनर्जीवित हुआ। आरव थोड़ा नानुकुर करते हुए थैच से बोला, बस खा ही लो, इसमें क्या बड़ी बात है। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं भी डेविल फ्रूट खाता हूं, हम भी एक जैसे हो सकते हैं। ऐस की बात सुनकर टीच हैरान रह गया। उसे डर था कि उसकी बातों से थैच अपना मन बदल लेगा और शैतानी फल को वहीं खा लेगा, इसलिए उसने अपनी आंखें घुमाई, अपना बदसूरत मुंह खोला और हंसा। कैप्टन आरव, यह फल थैच का है। आखिरकार उसे ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर न करें जो वह नहीं चाहता। उसे इसके बारे में स्वतंत्र रूप से सोचने दें, फिर वह तय करेगा कि उसे इसका सेवन करना है या नहीं। आरव थोड़ा उलझन में था। टीच, क्या आपको आश्चर्य नहीं है कि इसमें क्या शक्तियां हैं? वह उत्सुक। मैं क्यों होऊंगा? टीच ने अपने खाने का एक निवाला लिया और कहा, क्या यह इतना स्पष्ट नहीं है? बस 3 विकल्प हैं। अगर यह लोगिया है तो यह आपके फ्लेम फ्रूट से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा। अगर यह पैरामीशिया है तो इसकी तुलना निश्चित रूप से बूढ़े आदमी के ट्रेमर फ्रूट से नहीं की जा सकती। लेकिन अगर यह जुआन है तो आपको संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। क्या होगा अगर यह एक चूहा फल निकला? तो हम इसे भविष्य में थैट चूहा कहेंगे। बोलते समय टीच ने हंसने का नाटक किया, अपना पेट पकड़ा, मुस्कुराया और झुक गया। उसने मजाक जबरदस्ती किया और ये शब्द इसलिए कहे ताकि थैच कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचे, लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि वह इसे अजीब या असभ्य बना रहा है, क्योंकि टीच तो आखिरकार ओयाजी के साथ 20 साल से भी ज्यादा समय से हैं और सभी कमांडर जानते हैं कि वह इसी परिवार का हिस्सा है। उनके लिए हर बात पर मजाक करना आम बात है। इसलिए न केवल उन्होंने उसकी बातों पर संदेह नहीं किया, बल्कि वे उसके साथ हंसे भी। इसके अलावा सभी को लगा कि टीच की बात वाजिब थी। व्हाइटबर्ड पायरेट्स ग्रुप में इक्के का फ्लेम फ्रूट अपने विभाग का सबसे अच्छा फल है, और अगर वह पैरामीशिया होता तो ओयाजिस का ट्रेमर फ्रूट दुनिया का सबसे शक्तिशाली फल माना जाता। कौन यह दावा करने की हिम्मत कर सकता है कि उसके पास इस विभाग का एक ऐसा फल है जो उसके फल से भी बेहतर हो सकता है? टीच के बहकावे में आकर आसपास के नाविकों को अचानक लगा कि यह फल शक्तिशाली नहीं है। केवल व्हाइट बियर्ड ने टीच को थोड़ा अजीब तरीके से देखा। उसे लगा कि टीच के शब्दों में कुछ गड़बड़ है। हालांकि जब सबने उसके ट्रेमर फल को सबसे शक्तिशाली पैरामीशिया फल कहा, तो बूढ़े का दिमाग थोड़ा विकृत हो गया। उसे अचानक इयान की शक्तियों का ख्याल आया। उसके जाने के बाद उसके फल का नाम धीरे धीरे फैल गया है। उसका क्रिप्टोकरेंसी फल किस विभाग का है? जाहिर है उसे पैरामीशिया होना चाहिए, लेकिन वह लोगिया उपयोगकर्ताओं की तरह थंडर और फायर का इस्तेमाल कर सकता है। इससे व्हाइटबर्ड को लगा कि शायद सबसे शक्तिशाली पैरामीशिया क्षमता उसका ट्रेमर फल नहीं, बल्कि इयान की क्रिप्टोकरेंसी है।
इस व्याकुलता के कारण ही उसने टीच के व्यवहार के बारे में सोचना बंद कर दिया। भीड़ को भ्रमित करने के बाद किसी ने भी थैच को अपना शैतानी फल खाने के लिए नहीं कहा। वे इकट्ठे हुए और कुछ देर तक हंसते रहे। थैच के साथ खूब मस्ती करने के बाद वे तितर-बितर हो गए। थैच अभी अभी अपने मिशन से लौटा था और स्वाभाविक रूप से उसे आराम की जरूरत थी। जब सब लोग चले गए तो उसने अपने जहाज पर वापस जाकर आराम करने की योजना बनाई। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल हुआ, कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देगा। दरवाजा खोलते ही थैच ने देखा कि एक व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा हानिरहित था और चेहरे पर एक साधारण मुस्कान थी। वह एकमात्र टीच था जो अपने हाथ में एक बड़ा बैरल लिए हुए था। छप्पर, मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ पीने आया हूं। टीच ने हाथ उठाकर कहा, खैर, जो शैतानी फल तुम्हें मिला है उसकी कीमत तो बहुत है, यह जश्न मनाने लायक है। टीच की बात सुनकर थैच हंसा और बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अंदर आइए। थैच रास्ते से हट गया और टीच को अंदर आने दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह भेड़िए को कमरे में ले जा रहा था। केबिन में थैच के कमरे में पहले से ही अंधेरा था। मेज पर लेटे थैच को देखकर टीच राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। वह आज दोपहर से थैच के साथ शराब पी रहा था, लेकिन आखिरकार उसने थैच को बेहोश कर दिया। टीच में शराब पीने की जबरदस्त प्रतिरोधक क्षमता है, और जब वे पीते थे तो वह हमेशा दिखावा करता था और जितना हो सके कम पीता था। इसलिए थोड़ा नशे में होने के बावजूद टीच अभी भी शांत था। थैच के खर्राटे सुनकर टीच ने तुरंत कार्रवाई की। उसने कमरे में खोजबीन शुरू की और बहुत आसानी से उसे शैतान फल मिल गया। फल को हाथ में लिए टीच की सादगी और ईमानदारी, जिसका वह दिखावा कर रहा था, आखिरकार गायब हो गई। उसने इस शैतानी फल को देखा और हंसा, जियाहाहा, यह गहरा गहरा फल। आखिरकार मैं तुम्हें पकड़ ही गया। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के साथ 20 साल से अधिक समय तक रहने के बाद इस फल को पाने की उनकी इच्छा अंततः पूरी हो गई। थैच की तरफ देखते हुए टीच खुद को एक मजाकिया मुस्कान दिखाने से नहीं रोक सका। इस मूर्ख को सबसे अच्छा शैतानी फल मिला और उसने उसे तुरंत नहीं खाया। ऐसा लगता है कि कोई ईश्वर मेरी देखभाल कर रहा है। जी हाँ हाँ हाँ। थैच की सबसे बड़ी गलती पर हंसने के बाद उसने शैतान फल लिया और उसे तुरंत चबा लिया। उसके मुंह में एक अवर्णनीय घृणित स्वाद था जिसने टीच को परेशान कर दिया, लेकिन उसने फल के टुकड़े को 2 बार चबाने पर जोर दिया और उसे निगल लिया, फिर शैतान फल के बाकी हिस्सों को फेंक दिया। वह अच्छी तरह जानता है कि एक निवाला खाने से ही शैतानी फल की शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। पूरा फल खाना जरूरी नहीं है और इससे कुछ नहीं बदलेगा। आरव को बेवकूफी का शिकार होना पड़ा और उसने पूरा फ्लिम फल खा लिया। इस बात पर ग्रुप के कई लोग उस पर खूब हंसे और टीच उस बेवकूफ आरव जैसा नहीं बनना चाहता था। जी हाँ हाँ हाँ। टीच ने अपनी भींची हुई मुट्ठी देखी, अपने दांतविहीन मसूड़े दिखाए और हंसा, शक्ति, ताकत, मैं उन्हें ऊपर उठते हुए महसूस कर सकता हूं। यह अद्भुत है। उत्तेजना में टीच ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। इसके बजाय वह सीधे उसी कमरे में अपनी नई अर्जित शक्ति का परीक्षण करने चला गया। अपनी उंगलियां फैलाने से उसकी हथेली में एक काला छेद बन गया। थैच के कमरे में सब कुछ हिलने लगा और फिर एक ब्रश और कुछ अन्य वस्तु खींचने लगी जो टीच की हथेलियों की ओर बढ़ने लगी। कितना जबरदस्त! यह तो बहुत ही जबरदस्त क्षमता है। टीच खिलखिलाकर हंसा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वह इतना उत्साहित था कि उसे यह भी बिल्कुल याद नहीं रहा कि कमरे में कोई और भी है।
थैच पहले ही बेहोश हो चुका था, लेकिन टीच ने अपने साथी के कमरे में उसकी पूरी क्षमता परखने की कोशिश की और जिस मेज पर वह लेटा था उसे चूस लिया, जिससे थैच का सिर जमीन पर जा लगा। सिर पर चोट लगने के बाद थैच ने धीरे से अपनी आंखें खोली। नशे में उसने देखा कि कमरा अस्तव्यस्त था। फिर वह उठा, जमीन पर बैठ गया और देखा कि टीच बगल में हंस रहा है। सिखाओ, तुम क्या कर रहे हो? थैच को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और वह खुद को पूछने से नहीं रोक सका। यह आवाज सुनकर टीच हक्का बक्का रह गया और पलटा, और उसी समय थैच के पास से कुछ लुढ़कता हुआ गुजरा। यह कोई और नहीं बल्कि शैतानी फल था जिसे टीच ने काटा था। इस समय थैच और टीच एक दूसरे को स्तब्ध भाव से देख रहे थे। क्या हो रहा है? थैच अभी भी थोड़ा उलझन में था। हालांकि टीच ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके चेहरे पर एक भयंकर भाव आ गया। उसने अपना तीखा पंजा हथियार निकाला और उसे मुट्ठी में कस लिया। फिर वह नीचे झुका और थैच की पीठ पर मुक्का मारा। यह मुक्का इतना अचानक लगा और थैच ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साथी होने के नाते टीच उसे चोट पहुंचाने के बारे में सोचेगा। इसलिए वह बिना तैयारी के था और टीच के तीखे पंजे ने उसे सीधे छेद दिया। उसके पास अपने बख्तरबंद हकी का उपयोग करने का भी समय नहीं था। छी! थैच ने मुंह भर खून उगल दिया, अपना सिर घुमाया और अविश्वास से टीच की ओर देखा। इस समय टीच की आंखें ऐसी नफरत से भरी थीं जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कैसी आंखें हैं ये? पागल, क्रूर, घिनौनी, महत्वाकांक्षा और चाहत से भरी। क्या यही टीच है जिसे मैं इतने सालों से जानता हूं? ये बिल्कुल अलग इंसान क्यों लग रहा है? कटने की आवाज के साथ टीच ने धीरे से अपना तेज पंजा बाहर निकाला और थैच के स्खुम से ढेर सारा खून बहने लगा। आखिरकार एक पल की खामोशी के बाद जमीन पर पड़े बेचारे के शरीर पर खून का एक तालाब बन गया। थैच गुस्से से टीच को देखता रहा, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा होता गया और आखिरकार वह बेहोश हो गया। वास्तव में यदि कोई उसे समय पर ढूंढ लेता है और थैच को बचाने लगता है तो वह बच सकता है। हालांकि अपने दोस्त पर हमला करने के बाद टीच ने अपनी सांस को समायोजित किया, केबिन से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर डेक पर पहुंचने के बाद उसने चौथे डिवीजन के समुद्री डाकुओं से कहा, कैप्टन थैच ने बहुत अधिक शराब पी ली है और वह अभी आराम कर रहा है, इसलिए उसे परेशान न करें। टीच नियमित रूप से थैच के साथ शराब पीता था, इसलिए उसके अधीन समुद्री डाकुओं को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। उन्होंने केवल सिर हिला दिया। टीच चौथे डिवीजन के जहाज से एक छोटी नाव पर सवार होकर रवाना हुआ। दूसरों को लगा कि वह मोबी डिक वापस जा रहा है, लेकिन टीच ने धुंधली रात का फायदा उठाया और चुपचाप बंदरगाह से दूर चला गया और मोबी डिक से दूर होता चला गया। हाँ, मैं आखिरकार इस शापित समूह को छोड़ सकता हूँ। नाव चलाकर दूर जाने के बाद टीच आखिरकार हंस पड़ा। टीच 20 साल से भी ज्यादा समय से व्हाइटबियर्ड का बेटा रहा है। टीम के दूसरे लीडर उसे लंबे समय से परिवार का सदस्य या भाई मानते रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि टीच ने उन्हें कभी अपना दोस्त भी नहीं माना। टीच ने कभी जरूरत से ज्यादा उनके साथ रहने के बारे में नहीं सोचा। तथाकथित भेड़िया महत्वाकांक्षा टीच जैसे व्यक्ति को संदर्भित करती है। हालांकि उन्होंने अपना प्रवास सहन किया और अपनी जीवन शैली के अनुकूल ढल गए, लेकिन एक बार जब उन्हें वह मिल गया जो वे सचमुच चाहते थे, तो सादगी और ईमानदारी की मोटी परत के नीचे छिपी उनकी महत्वाकांक्षा अचानक मुक्त हो गई। न केवल उसने व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं के साथ की सभी अच्छी यादें भुला दी, बल्कि उसने अपने सबसे करीबी दोस्त थैच पर निर्दयतापूर्वक हमला किया और उसे धोखा दिया।
अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो गलत समय पर जागने के लिए खुद को दोष दीजिए। ये टीच के थैच से कहे गए आखिरी शब्द थे। डार्क फ्रूट की शक्ति प्राप्त करने के बाद टीच के पास व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के साथ रहने का कोई कारण नहीं बचा था। वह जानता था कि व्हाइट बियर्ड के प्रभाव में वह अपने सपनों को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। अब से मुझे ब्लैकबियर्ड कहा जाएगा। टीच ने अहंकार से हंसते हुए खुद को ब्लैकबियर्ड उपनाम दिया, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से व्हाइट बियर्ड की प्रतिष्ठा तक पहुंचने और उससे आगे निकलने की उसकी महत्वाकांक्षा उजागर हो गई। चौथे डिवीजन के क्रू मेंबर्स को थैच में कुछ भी अजीब नहीं लगा, जब तक कि अगले दिन कुछ समुद्री लुटेरों ने उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी और थैच को नाश्ते के लिए बुलाना चाहा तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उनकी दस्तक का कोई जवाब नहीं आया और खून की हल्की सी गंध आ रही थी। वे सतर्क हो गए और तुरंत कमरे में भागे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने थैच का शव जमीन पर पड़ा पाया और वह बर्फ की तरह ठंडा था। कैप्टन थैच मर चुका था। चौथे डिवीजन के लोग इतने भयभीत थे कि उन्होंने जल्दी से जहाज के डॉक्टर को बुलाया और किसी को मोबी डिक भेजकर ओयाजी को इसकी सूचना दी। कुछ ही मिनटों में पूरे व्हाइट बियर्ड समुद्री डाकू चिंतित हो गए और सभी टीम कमांडर तुरंत चौथे डिवीजन के जहाज पर पहुंचे और व्हाइट बियर्ड बाद में आया। क्या तमाशा चल रहा है? थैच के शरीर को देखकर ओयाजी इतने क्रोधित हुए कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उनकी शक्तिशाली हाओशोकु हाकी ने उनकी शक्तिशाली आत्मा के साथ मिलकर एक असहनीय आभा को बाहर निकालते हुए पूरे आकाश को झकझोर दिया। चौथे डिवीजन के डेक में व्हाइट बियर्ड और अन्य कैप्टनों को धीरे धीरे पूरी कहानी पता चल गई और जल्द ही उन्होंने संदिग्ध टीच की पहचान कर ली। टीच को बुलाओ, उसे अभी बुलाओ, उसे आकर मुझसे मिलना ही होगा। बूढ़ा आदमी दहाड़ा और अपने विशालकाय नगीनाटा को डेक पर पटक दिया, जिससे पतवार का ज्यादातर हिस्सा समुद्र में डूब गया और उछलने पर बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। ओयाजी गुस्से में थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ महीनों में उनके 2 बेटों पर इस तरह हमला होगा। सबसे पहले ईशान के साथ हुए द्वंद्वयुद्ध में टीच गंभीर रूप से घायल हो गया। सौभाग्य से टीच की शारीरिक बनावट अनोखी थी, इसलिए वह बच गया, लेकिन ओयाजी को यह नहीं पता था कि लगभग मरते मरते इस बेटे ने पलटकर उसके दूसरे बेटे की हत्या कर दी। इस समय यदि टीच उसके सामने होता तो एक ही वार में वह अवश्य मारा जाता। जब ईशान ने टीच को उनकी लड़ाई में गंभीर रूप से घायल कर दिया तो ओयाजी ने अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर उसने कहा कि अगर टीच मर जाता है तो वह ड्रैगन हंटर्स को खत्म करने के लिए अपने सभी सैनिकों को ले जाएगा। साथी को मारना एक अक्षम्य पाप है। इस बार टीच ने थैच को सीधे मारकर कितनी बड़ी गलती कर दी। लाश की स्कैनिंग का नतीजा जल्द ही सामने आ गया। थैच पर बिना किसी सावधानी या प्रतिरोध के हमला किया गया और फिर अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौत हो गई। चौथे विभाग द्वारा बताई गई स्थिति के अनुसार टीच ही हत्यारा है। इस तरह के अस्पष्टीकृत अपराध को करने के बाद व्हाइट बियर्ड को हत्यारे का पीछा करना होगा और टीच को दंडित करना होगा। हालांकि इसके बाद जो खबर आई उसने व्हाइट बियर्ड और कमांडरों को चौंका दिया। टीच को कोई नहीं ढूंढ पाया, वह गायब हो गया। वह कल रात मोबी डिक के पास वापस नहीं गया, वह भाग गया। यह सुनकर व्हाइट बियर्ड इतना क्रोधित हो गया कि उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक लड़खड़ा गया और लगभग गिर गया। मनीष और विस्टा ने यह देखा और गिरने से पहले उसे सहारा दिया। साला, अपने परिवार को धोखा दिया, भाई को मारना तो अक्षम्य पाप है, और फिर भाग गया। व्हाइटबर्ड्स की हालत पहले से ही खराब थी और बेटे की करतूतों ने उसे और भी बदतर बना दिया था। उसे बस यही लग रहा था कि उसकी धड़कनें तेज होती जा रही हैं।
ओया जी चिंता मत करो। मनीष बोला, हम टीच को ढूंढ लेंगे, तब समझ आएगा कि क्या हुआ था। ये तो बस खोखली बातें थीं। मनीष और बाकी सब जानते हैं कि टीच को पकड़ना मुश्किल है। टीच देर रात भाग गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। और तो और टीच अब अकेला है, उसका पता लगाना इतना आसान नहीं होगा, खासकर अगर उसे छिपने की जगह मिल भी जाए। सब लोग ओयाजी को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। आरव अकेला था जो उदास भाव से उनके पास खड़ा था। टीच ने थैच को मार डाला और भाग गया। हालांकि यह आरव के लिए आश्चर्य की बात थी, लेकिन उसे ईशान की बताई हुई बात याद आ गई। टीच बहुत खतरनाक व्यक्ति है। ईशान पर उसके भरोसे के कारण ही आरव का टीच के साथ कोई गहरा रिश्ता नहीं था, बल्कि एक सथी रिश्ता था। इसलिए टीच के विश्वासघात से आरव को अपने जैसे साथी को खोने का कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन वह और थैच अच्छे दोस्त थे, जिससे वह सबसे ज्यादा परेशान था। टीच के भागने के साथ और इस तरह के संकट के तहत व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू ने एक चीज को नजरअंदाज कर दिया। वह यह है कि शैतान फल जो मूल रूप से थैच का था, गायब हो गया है। डार्क फल एक निवाला खाने और बाकी को कमरे में फेंकने के बाद ब्लैक होल में समा गया जब टीच ने उसकी क्षमता का परीक्षण किया। इसलिए इस समय किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा और टीच शैतान फल उपयोगकर्ता बन गया था, लेकिन टीच के बारे में सभी की धारणा वही रही। इसलिए जब व्हाइट बियर्ड का उपचार पूरा हो गया और उसका मूड थोड़ा शांत हो गया, तो कई कमांडर उठ खड़े हुए और टीच का शिकार करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। तभी आरव खड़ा हुआ और अपने पापा से बोला, ओया जी, मुझे टीच के पीछे जाने दो। आखिर वो मेरी टीम का सदस्य है, तो उसकी करनी के लिए उसे पकड़कर लाना मेरा फर्ज है। इयान के प्रभाव का असर आखिरकार इसी समय सामने आया। आरव ने मूल कहानी की तरह व्हाइटबर्ड से टीच का शिकार करने को कहा, लेकिन उसकी भावनाएं उस बेपरवाही स्तर तक नहीं पहुंच पाईं जितनी होनी चाहिए थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि टीच के साथ उसका रिश्ता उतना मजबूत नहीं था, इसलिए टीच के व्यवहार से उसे उतना बुरा नहीं लगा जितना किसी करीबी दोस्त के विश्वासघात से लगा था। वह बस अपने दोस्त थैच के लिए न्याय चाहता था। जब लोग शांत होते हैं तो वे चीजों पर अधिक व्यापक रूप से विचार करेंगे। एस के अनुरोध को सुनने के बाद व्हाइटबर्ड एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, भूल जाओ आरव, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे इसके बारे में बुरा लग रहा है। वाह दिलचस्प। एक और तो यह एक बुरा अंदेशा था, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि व्हाइटबियर्ड को अचानक ही ईशान का ख्याल आ गया। हालांकि मुख्य कहानी में हमेशा जड़ता बनी रहती है, लेकिन ईशान द्वारा उत्पन्न तितली प्रभाव डगमगाने लगा है। उस दिन को याद करते हुए जब ईशान ने टीच की हत्या की कोशिश की थी, ओयाजी को याद आया कि ईशान ने उसके सवालों का सामना करते हुए कैसे मुस्कुराया था। तुम्हें बाद में पता चलेगा। ध्यान से पीछे मुड़कर देखें तो ईशान का व्हाइटबर्ड पायरेट समूह में सभी के साथ वास्तव में अच्छा रिश्ता था, लेकिन वह हमेशा टीच से सावधान रहता था, और उनकी लड़ाई के दौरान ईशान ने उसकी बाधा को तोड़ दिया और अपने जानलेवा इरादे को उजागर कर दिया, जिससे टीच लगभग मर गया। तो क्या उस बदमाश ईशान ने उस समय टीच के बारे में कुछ नोटिस किया था? थैच की हत्या की स्थिति को देखते हुए टीच ने इस बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था, और यह कोई अचानक हुई गलती या ऐसा कुछ नहीं था। वरना टीच थैच को अपने साथ पीने के लिए ढूंढने नहीं जाता। दूसरे शब्दों में, टीच की ईमानदारी और सादगी ने सबको बेवकूफ बना दिया था। फिर उस जोरदार मुक्के को याद करते हुए जो टीच ने टक्कर के समय ईशान पर मारा था, भारी बल ने ईशान को जहाज से बाहर फेंक दिया, जिससे व्हाइटबियर्ड को और अधिक यकीन हो गया कि टीच बहुत सारी चीजें छिपा रहा है।
अरे वाह, भले ही रवि ने मुझे डी के पीछे की सच्चाई बता दी थी, और यह पता चलने के बाद कि टीच के नाम में भी डी है, फिर भी उसने उसे अपने समुद्री डाकुओं के समूह में रखा। हालांकि किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी, किसी ने नहीं सोचा था कि टीच इस पूरे समय झूठ बोल रहा है। वह कितना ताकतवर है। वह इस पूरे समय क्या सोच रहा था? मैं ईशान के बारे में गलत था। व्हाइटबर्ड ने गहरी आह भरी, उसके दिल में कुछ पछतावा था। क्या उस समय वह मुक्का ज्यादा जोरदार था? वह आरव को टीच का पीछा करने से रोकना चाहता था, लेकिन आरव ने सिर हिलाकर कहा, चलो मैं उसे वापस लाता हूँ ओयाजी। व्हाइटबर्ड ने ऐस की दृढ़ आंखों को देखा, बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, और अंत में कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे एक बात का वादा करना होगा। हाँ पापा। आरव ने सिर हिलाया। टीच का पीछा करने से पहले ईशान को ढूंढो। व्हाइटबियर्ड ने कहा, उसके साथ काम करना है या उससे सलाह लेनी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस वादा करो। पहले उसे ढूंढो। आरव दंग रह गया, और फिर उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई, और उसने कहा, मेरी खुशी के साथ। मनीष और बाकी लोग व्हाइटबियर्ड को हैरानी से देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ओयाजी के मुंह से वे फिर से ईशान नाम सुनेंगे। दरअसल पिछली बार जब टीच गंभीर रूप से घायल हुआ था, तब से किसी ने भी उस बूढ़े के सामने उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं की। हालांकि व्हाइटबर्ड पायरेट्स ने ड्रैगन हंटर पायरेट ग्रुप के साथ युद्ध शुरू नहीं किया क्योंकि टीच बच गया था, लेकिन सभी जानते हैं कि ईशान ने व्हाइटबर्ड पायरेट्स के एक सदस्य को मारने की कोशिश की थी। इसलिए उनमें से किसी ने भी इस संवेदनशील मामले को उठाने की हिम्मत नहीं की, और इसी वजह से मनीष और विस्टा ने भी इस दौरान एक बार भी ईशान का जिक्र नहीं किया, बस कभी कभार उसे और साथ बिताए पलों को याद करते हैं जब वे शराब पीते हैं। आरव इस स्थिति से नाखुश था, क्योंकि वह और ईशान भाई थे, और शिचिबुकाई बनने के बाद ईशान ने जिस इलाके पर दावा किया था, वह उसके ठिकाने से ज्यादा दूर नहीं था। दोनों नई दुनिया में थे, लेकिन ओयाजी की भावनाओं को देखते हुए आरव ने ईशान से मिलने जाने से परहेज किया। पिछली बार जब आरव ग्रुप छोड़कर वानो देश गया था, तो जाहिर है उसके पास ट्रावोल्टा जाकर ईशान से मिलने का मौका था, लेकिन उसने यह सोचकर ऐसा नहीं किया कि इससे व्हाइटबर्ड नाराज हो सकता है। लेकिन अब बूढ़े व्यक्ति ने खुद ईशान का जिक्र किया, और आरव को पहले उससे मिलने के लिए कहा, जिसका मतलब है कि उन्होंने आखिरकार ईशान को माफ कर दिया। तो इसी तरह मनीष और बाकियों को भी ईशान के जाते समय कहे गए शब्द याद आ गए। वे थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सके। क्या ईशान में भविष्य बताने की क्षमता है? क्या उसने टीच में बहुत पहले ही कोई गड़बड़ी देख ली थी? इस संदेह के साथ बाकी टीम लीडर अब इस काम के लिए आरव के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। आखिरकार टीच सेकंड डिवीजन का सदस्य था, इसलिए कप्तान होने के नाते आरव का फर्ज बनता है कि वह अपने सदस्यों की गलतियों की भरपाई करे। कुछ तैयारी के बाद आरव ने अपनी पीली नाव निकाली, और उसका पहला गंतव्य टीच द्वारा छोड़े गए निशानों का अनुसरण करना नहीं था, बल्कि ट्रावोल्टा की दिशा में बढ़ना था। वह पहले ईशान को ढूंढने की योजना बनाता है। आरव द्वारा संचालित पीले रंग की नाव के पिछले भाग में एक हल्की लौ फूट रही थी, और उसके जाने के तुरंत बाद मोबी डिक पर मनीष अपने हाथों को क्रॉस करते हुए विस्टा से पूछे बिना नहीं रह सका, क्या तुमने देखा है कि ऐस की आग उस समय से थोड़ी अलग लग रही है जब वह पहली बार हमारे साथ आया था? विस्टा ने अपनी मूछें खींचते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ मैंने देखा है, इसका रंग थोड़ा अलग है। इसकी अभी की लौ कुछ सफेद है, और इसका तापमान ज्यादा लग रहा है। पता नहीं आगे चलकर इसकी लौ पूरी तरह सफेद हो जाएगी या नहीं। मनीष ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर यह सफेद हो गया?
यह मेरी फीनिक्स ब्लू फ्लेम जितनी शक्तिशाली कभी नहीं हो पाएगी। मार्कोस की दुर्लभ अहंकार भरी बातें सुनकर विस्टा हल्के से मुस्कुराई, कोई टिप्पणी नहीं। आरव के जाने के बाद व्हाइटबियर्ड पायरेट्स ने थैच का भव्य अंतिम संस्कार किया। आखिरकार वह उनका प्यारा शर्मीला भाई और व्हाइटबियर्ड के बेटों में से एक था, और बूढ़ा आदमी उसकी मौत से बहुत दुखी था। थैच को अलविदा कहने का यही सही तरीका था। ऐसा होने के साथ ही चौथे डिवीजन के कप्तान की मृत्यु की खबर पूरे न्यू वर्ल्ड में फैल गई। इसी तरह मार्शल डी टीच का नाम भी दुनिया भर में जाना जाने लगा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब लोग यह जानना चाहते हैं कि मार्शल डी टीच कौन हैं, तो उन्हें हैरानी होती है कि किसी ने टीच का वांटेड पोस्टर न तो देखा और न ही ढूंढ पाया। दूसरे शब्दों में, टीच का वर्तमान इनाम केवल 0 है।